बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। खेल जारी है, सियासी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, पार्टी शुरू हुई है। पार्टी इज़ नॉट ओवर, गेम इज़ नॉट ओवर। आप इसका इंतज़ार कीजिए। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन अभी बहुत दूर है और उस तक पहुंचने के लिए कई पुलसरात से गुजरना होगा और वो पुलसरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जब तक 8 फरवरी को इलेक्शन हो नहीं जाता उस वक्त तक कोई भी नहीं कह सकता, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो कह दे 100% गारंटी के साथ कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं। लिहाजा अभी बहुत कुछ होना है। दौड़ हो रही है, रेस लगी हुई है, घुड़दौड़ चल रही है, कहीं खच्चर दौड़ चल रही है, कहीं गधे दौड़ाए जा रहे हैं। हर तरह की दौड़ चल रही है और गधे, खच्चर, घोड़े सब एक ही अस्तबल में मौजूद हैं और एक ही घाट से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत देखिए आगे आगे होता है क्या, इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं और मौसम सरमा की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाला लम्हा सियासी बहरान में मजीद इजाफा होता जा रहा है। बज़ाहिर सुकून महसूस किया जा रहा है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गया है, लिहाजा बात खत्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी बात खत्म हुई नहीं, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि अभी तो इलेक्शन शेड्यूल बड़ी मुश्किल से इलेक्शन शेड्यूल आया और वो भी किस तरीके से आया, उसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात थे, ये अभी राज की बातें हैं। ये राज की बातें जब खुलेंगी तो पता चलेगा कि जनाब ये रात को ही अदालतें क्यों खुलती हैं और आनन फानन अदालतें क्यों खुली और क्या वजह बनी। ये सब कुछ आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आएंगी। तो फिर सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में एक तो मसला बड़ा ये है कि माजी को बहुत ज़्यादा टटोला जाता है। जो चला गया उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। जनरल बाजवा ने ये कर दिया, जनरल फैज़ ने ये कर दिया, जनरल पाशा ने ये कर दिया, जनरल राहील ने ये कर दिया। इस तरीके से बहुत सारी बातें की जाती हैं। जैसे आज ही कल इंटरव्यू दिया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने और उन्होंने कहा जी कि राहील शरीफ साहब ने एक्सटेंशन के बदले में कहा था कि जी मैं आपको पनामा से बरी ज़िम्मा करार दे देता हूं और मैं कोशिश करता हूं। हालांकि पनामा कुछ मुख्तलिफ था। पनामा उस वक्त तक पनामा नहीं आया था, बल्कि डॉन लीक्स का मामला था और डॉन लीक्स चल रही थी जनरल राहील शरीफ साहब के ज़माने में और पनामा जो है वो जनरल बाजवा साहब के ज़माने में आया था। तो एक नया इल्ज़ाम लगाया गया जनरल राहील शरीफ साहब पे कि जी उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी, हमने एक्सटेंशन नहीं दी, इसलिए पनामा से हमारी जान नहीं छूट सकी। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि नवाज लीग और शरीफ फैमिली ख़ास तौर पे वो इसी तरह ही करती है। वो पहले तो आपको राग़िब करती है, पहले तो आपको मैनूवर करती है, मैनूवरिंग करके, इंजीनियरिंग करके आपको आर्मी चीफ कहते हैं कि मैंने आपको आर्मी चीफ बनाया, मैंने आपको चीफ जस्टिस बनाया। पहले तो वो ये करते हैं, पहले तो खुफिया मुलाकातें करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, सब कुछ करते हैं, आर्मी चीफ बनाया जाता है और फिर जब आर्मी चीफ बना दिया जाता है तो फिर कहते हैं कि हमने आप पे एहसान किया है और ये ओहदा हमने दिया है। फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके उनसे हर उल्टे सीधे काम करवाने की कोशिश करते हैं। जो कर दे वो तो बहुत अच्छा है, जो ना करे फिर उसके खिलाफ एक बयानिया शुरू हो जाता है, फिर इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं, फिर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जब वो चला जाता है, उस चले जाने के बाद फिर उसकी कब्रों को भी टटोला जाता है और फिर उसको बुरा भला कहा जाता है। हर आर्मी चीफ के साथ मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली ने यही किया। वो जनरल असलम बेग साहब के ज़माने से शुरू हो जाएं, जनरल असलम बेग से लेके जनरल वहीद काकर के बाद जनरल जंजुआ साहब मरहूम, और उनको तो BMW ऑफर की, बल्कि चाबी पेश की जिन्होंने नहीं ली और उनकी नवासी को आज सजा दी जा रही है, खदीजा शाह को। फिर जनरल जहांगीर करामत, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, फिर जनरल राहील शरीफ, जनरल क्यानी के बाद जनरल राहील शरीफ और फिर जनरल बाजवा और अब जनरल आसिम मुनीर। तो लिहाजा इंतजार कीजिए, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में भी बिल्कुल चंद महीनों के बाद या फिर कुछ अरसे के बाद जब इनको पता चल जाएगा कि हमें इख्तदार प्लेट में रख के नहीं दिया जा रहा और हमारे लिए धांधली नहीं की जा रही और हमारे लिए सीटों का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, तो फिर यही लोग जो हैं वो अभी प्रॉक्सीज तो बोलना शुरू हो गई हैं, प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा बोल रही हैं नवाज शरीफ साहब के हक में, लेकिन फिर ये खुद भी मैदान में आ जाएंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब का जो बुनियादी तौर पर धमकी है वो जनरल राहील शरीफ साहब के लिए नहीं, वो मौजूदा फौजी क़यादत के लिए है कि देखें हम इतने मुंह फट हैं कि अगर आपने हमारा काम ना किया तो फिर हम जनाब
آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے جو جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ کیا, جو جنرل باجوہ کے ساتھ کیا, جو جنرل فیض کے ساتھ کیا, جو جنرل رضوان کے ساتھ کیا, جو جنرل پاشا کے ساتھ کیا, جو جنرل کیانی کے ساتھ کیا. ہم یہی کریں گے اور ہم یہی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو اب جی ایچ کیو جانے اور ہماری فوجی قیادت جانے اور شریف فیملی کے لاڈ پیار جانے, کیونکہ اس وقت وہ سپر لاڈلا ہیں تو وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. بہرحال الیکشن کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن ابھی تک, کیونکہ ہائی کورٹس کے اختیارات پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پہ, ہائی کورٹ کے اختیارات پہ قدغن لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن جو میرے سامنے کیس پڑا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت تیزی سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی لٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے اور مقدمہ بازی بھی شروع ہو گئی ہے عدالتوں میں, کیونکہ ابھی حد بندیاں چل رہی ہیں, ہلکا بندیاں چیلنج ہوئی ہیں اور ادھر ابھی عدلیہ کے زیر نگرانی ہو رہا ہے. الیکشن ہونا ہے عدلیہ کی زیر نگرانی یا پھر سول بیوروکریسی کے انڈر ہوگا. یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں درخواست جو ہے وہ اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے اور چیف جسٹس محمد ابراہیم خان اور جسٹس شکیل احمد نے نوٹس ایشو کیا ہے اور 18 دسمبر کو نوٹس ایشو کیا. ایڈوکیٹ جنرل آفس سے جواب بھی طلب کر لیا. 2 رکنی بینچ پیر 2 بجے سماعت کرے گا اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا. بہرحال ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ لڑائی ابھی چل رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہم فرنٹ فٹ پہ لڑیں گے, کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا انہوں نے ہمیں دبانا تھا دبا چکے ہیں, جتنا ظلم کرنا تھا کر چکے ہیں, اس سے زیادہ ظلم کیا کریں گے. تو لہٰذا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سردار لطیف خان کھوسہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت انہوں نے اختیار کر لی. پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور آج وہ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ حصہ بن جائیں گے. بہت بڑا نام ہے اور ان کا ایک قد کاٹ ہے, سیاسی قد کاٹ ہے, وکالت میں قد کاٹ ہے. گورنر رہ چکے ہیں, اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں اور سینیٹر رہ چکے ہیں, تو ان کے پاس کافی عہدے رہ چکے ہیں, تجربہ کار ہیں. اور آج کل وہ نواز شریف صاحب کا ماضی میں, آج کل وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں. بہرحال دوسری جانب جی ہمایوں اختر صاحب پیارے ہو گئے ہیں تحریک استحکام پاکستان پارٹی کو, آئی پی پی کو, اور انہیں سینئر نائب صدر کا عہدہ بھی مل گیا اور وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. اور حماد اظہر صاحب کو پنجاب کا قائم مقام صدر بنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہدایت پر, اور اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اندر ہیں, گرفتار ہیں اور جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کو محبوس ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے بارے میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشنر, جو کہ کل پرسوں بہت زیادہ لاڈ پیار کر رہے تھے, بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا میں فین ہوں, لیکن فین ضرور ہیں, تصویر ضرور لگائی ہوئی ہے, لیکن کوئی رعایت اور کوئی ان کا حق ان کو نہیں دینا. پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک بلے کا نشان نہیں دیا گیا, وہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے. توہین الیکشن کمیشن 19 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں دوبارہ پورے کا پورا الیکشن کمیشن جائے گا اڈیالہ جیل چل کر, اور توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں فواد چودھری اور عمران خان صاحب وہاں پہ مقید ہیں اور ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے انہوں نے جانا ہے کیونکہ انہوں نے توہین کی ہے. اور یہ صبح 11 بجے 4 رکنی الیکشن کمیشن پورے کا پورا ماں سوائے چیف الیکشن کمشنر کے, وہ ان کو رسوا کر رہے ہیں اپنے ارکان کو کہ جائیں ذرا تماشا خود بھی بنے اور تماشا بنائیں بھی. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد نگراں وزراء جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں جی. اب 2-3 نگراں وزراء جو ہیں اب ان کا امتحان آ چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہیں, نگراں وزیر اعظم, اور ان کی کابینہ میں جو وزیر ہیں وہ بہت ہی مسلم لیگ نواز کے خاص لوگ ہیں اور ان میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں فواد حسن فواد صاحب ہیں اور احد چیمہ صاحب ہیں, وہ مشیر ہیں, شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی تھے اور ان کے کاکڑ صاحب کی کابینہ میں بھی شامل ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں ہٹایا جائے کیونکہ یہ تو مسلم لیگ نواز کے اور نگراں حکومت و غیر جانبدار ہوتی ہے. ابھی تک ان کو ہٹایا نہیں گیا, نہ ہی انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے نوٹس جاری کیا ہوا ہے. درخواست گزار عزیز الدین کاکا خیل ہیں, وزیر اعظم کو نوٹس ہوا ہے اور اس کا جواب آنا ہے 19 دسمبر کو کیس رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس حد تک
आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्या इतनी सख्त है कि वो इनको घर भेज दे, या फिर दोबारा से जाहिर है मैच फिक्सिंग होती रहेगी, ऐसा ऐसा चलते रहेंगे। तो ये सिचुएशन हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ और तब्दीलियां भी आने वाली हैं, पंजाब में भी होंगी और मरकजी सियासत में भी होंगी, तो वो तो एक पूरी की पूरी खबर है, वो अलग से आपको दूंगा। लेकिन आज एक बात है कि 16 दिसंबर गुजर गया, और दिसंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत ही अंधोनाक है हर एतबार से। 1971, आज से तकरीबन 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 52 साल 53 साल पहले एक पाकिस्तान दो लख्त हुआ, और 30 साल पिछली सदी के हो गए, और 20 साल 22 साल इस सदी के गुजर गए, 23 साल। तो हुआ क्या था, वही सेम सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है। और 7 दिसंबर 1970 को इंतखाबात हुए, और उसमें अवामी लीग शेख मुजीब जो हैं वो जीत गए, उनकी पार्टी अवामी लीग जीत गई और मेजॉरिटी के साथ जीत गई, और मशरकी पाकिस्तान में, और उसने बहुत मेजॉरिटी ली, और मजमूई तौर पर भी उनका हक बनता था वजारत उज़्मा का। लेकिन 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए, 1 साल 9 दिन, पूरे 1 साल 9 दिन असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया गया। इलेक्शन होने के बावजूद जीती हुई पार्टी है, बल्कि शेख मुजीब जेल में, और तहरीक चल रही है, और कोई किसी को फिक्र नहीं है। उस वक्त हुकूमत थी, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल याहिया, और वो आराम से बैठे रहे। मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की पार्टी, और उधर से वो, लेकिन मेजॉरिटी शेख मुजीब के पास थी। 1 साल 9 महीने असेंबली का इजलास नहीं बुलवाया, गिरफ्तारियां हो गई, उसके बाद ऑपरेशन कर दिया मशरकी पाकिस्तान में, बदतरीन किस्म का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद फिर अवाम और फौज के फासले बढ़ गए, अवाम और फौज के फासले बढ़े, और उसके बाद फिर कोई चीज़ आपके काबू में न रही, और उसके बाद फिर हमें फौजी शिकस्त भी हुई, सियासी शिकस्त भी हुई, हर एतबार से वहाँ पे शिकस्त हुई, और लेकिन हमने कोई सबक नहीं सीखा। फिर शेख मुजीब को रिहा किया गया, शेख मुजीब को खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम उन्होंने रिहा किया, जेल में जाके मुलाकात की, वो यहाँ से लंदन गए, लंदन से इंडिया, इंडिया से ढाका, और ढाका पहुँच के उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्होंने कहा, पैगाम भेजा कि आज के बाद हम 2 आज़ाद रियासतें हैं, और आज़ाद रियासतें जैसे बात करती हैं हम वैसे ही करेंगे। तो ये सिचुएशन हुई। आज भी ये है कि इस वक्त भी इलेक्शन, उस वक्त इलेक्शन हो चुका था, अक्सरियत का फैसला नहीं माना जा रहा था, इस वक्त इलेक्शन करवाया ही नहीं जा रहा, और अक्सरियत का फैसला माना नहीं जा रहा, और इलेक्शन ना सिर्फ करवाया नहीं जा रहा, बल्कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में तवील अरसे से गैरानी हुकूमतें चल रही हैं, निगरान हुकूमतें, कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबों में भी अब गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। फिर दूसरा सान्या हुआ 16 दिसंबर को, आज से चंद साल पहले, जो सान्या आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें हमारे बच्चों को ज़िबा किया गया, हमारे बच्चों को गोलियों से छलनी किया गया, और सैकड़ों बच्चे हमारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद कर दिए गए। 1-2 इंसिडेंट 16 दिसंबर के हर एतबार से हमारे लिए अंधोनाक हैं, दर्दनाक हैं, लेकिन हमने कोई सबक नहीं सीखा, और इस वक्त भी हम कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। यह है इस वक्त की सिचुएशन, यह है मामला। और पाकिस्तान के अवाम, किसी भी मुल्क के अवाम, अगर अवाम के साथ इदारे होते हैं, इदारों को मजबूत अवाम करती है। इदारे किसी भी बंदूक की गोली से या किसी भी तरीके से मजबूत नहीं होते, बल्कि अवाम के साथ उसका रिश्ता कितना मजबूत है। और कोई भी मुल्क अगर मुत्तहिद रहता है, ताकतवर रहता है, तो अवाम के जोर पे रहता है, और अगर वहाँ पे अवाम के खिलाफ, अवाम को अपने खिलाफ कर दिया जाए या अवाम खिलाफ हो जाए, तो फिर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो यही कुछ हम भुगत रहे हैं। तो जनाब, जोड़ तोड़ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मुस्लिम लीग नवाज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है मामला खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने राहिल शरीफ साहब के बारे में नहीं कहा। राहिल शरीफ साहब का तो नाम लिया, तो सुनाव जनरल आसिम मुनीर साहब को रहे हैं, सुनाव जनरल नदीम अंजुम साहब को रहे हैं, मौजूदा फौजी क़यादत को सुना रहे हैं कि हम इतने मुंह फट हैं कि हम कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा हमारे साथ बना के रखें, और हमें इख्तदार जो है वो प्लेट में रख कर दें। प्रॉक्सीज मैदान में उतारी जा चुकी हैं। बाकी इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से उनके साथ ये लाड़ प्यार होता रहा सुपर लाडलों के साथ, तो वो बहुत जल्दी वो खुद भी मुंह खोल देंगे। और क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, पहले छोटे भाई को मिली, अब बड़े भाई को मिली,
اور کلین چٹس مل چکی ہیں. اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہے سچویشن. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.